बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला और दूसरा सेक्शन है हमारे पास, चैप्टर नंबर 1 जिसको हम कहते हैं। इसमें लिखा था व्हाट डिड द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स। तो 1 जुलाई 2005 को, 5 जन को 2005 को, 1 जून 2005, 10 डे ऑफ 10th डे ऑफ जुलाई 2005। तो इसका आंसर क्या था हमारे पास? फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 एक्सटेंड टू द, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? होल टू द पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। Any authority compelled to pass any order or decision under this act or rules made there under double does not include the board or appellate tribunal। तो क्या कहलाता है ये? एजुकेटिंग अथॉरिटी कहलाता है, आई थिंक सो। ये हम लोग डेफिनेशन जब कर रहे थे, जब हमने पढ़ा था, तो एनी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू द पास एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास कर दे, डिसीजन वगैरह, लेकिन कोई भी, मतलब कोई भी बंदा ना, कोई भी अथॉरिटी वगैरह, लेकिन ये बंदे ना हो, कौन नहीं हो बंदे? बोर्ड नहीं हो और एपलेट ट्राइब्यूनल ना हो। क्या कहलाता है उसको? एजुकेटिंग अथॉरिटी कहलाती है। उसके बाद हमारे पास क्या? एडजस्टमेंट मींस डिडक्शन। एडजस्टमेंट मींस डिडक्शन, एक सेकंड। एडजस्टमेंट Adjustment mean deduction of the amount of duty paid on the days used in the manufactures or the production or of the other goods from the amount of duty payable or such good of a specified on the prescribed manner. Adjustment mean the deduction of the amount of duty paid on days used. Goods and services, goods सर्विसेज या डी, नन ऑफ दीज। तो किसकी बात कर रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ ये गुड्स की बात कर रहा हूँ, ना कि सर्विसेज की। ठीक है। उसके बाद एपलेट ट्राइब्यूनल मीन्स एपलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर द 130 ऑफ द 130, आई थिंक 130 था, 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये एपलेट ट्राइब्यूनल जो है कहाँ से आता है? ये 130 ऑफ सेक्शन 130 में बताया हुआ, कहाँ पे? आईटीओ के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। तो एपलेट ट्राइब्यूनल कहाँ बताया हुआ है? सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर आप परेशान हो रहे हो ये बात हमने कहाँ पढ़ी है, तो एक दफ़ा जो वीडियो है ना हमारे पास, चाहो तो ले सकते हो। स्टार्ट में ये है, ये रहा। लिखा हुआ है ऑर्डर वगैरह पास हुआ हुआ है के लिए, बट डज नॉट इंक्लूड बोर्ड वगैरह। उसके बाद हमने बताया था कि यार ये एपलेट ट्राइब्यूनल जो है, ये कहाँ से एस्टेब्लिश होता है? अंडर 160। बस आई हम पढ़ चुके हैं। बोर्ड जो है सेक्शन नंबर 3 ऑफ एफबीआर एक्ट 2 में बस बताया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ कर रहे थे, हम इस पे आते हैं वापस से। उसके बाद हम आते हैं कि देश एस्टैब्लिश अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1924 एंड द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट 2007। द फेडरल एक्साइज बोर्ड ऑफ एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 3, वो इसी की बात कर रहा है जो हमने अभी भी पढ़ा कि सेक्शन नंबर 3 के हिसाब से कौन सी चीज बनी हुई है हमारे पास? बोर्ड, जिसमें बोर्ड की मीनिंग बताई थी। बोर्ड मीन्स द फेडरल एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कहाँ बताया हुआ? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। कौन से एक्ट में? फेडरल एक्साइज ड्यूटी और रेवेन्यू के, एफबीआर के एक्ट नंबर कौन, सेक्शन नंबर कौन सा? 3 के अंदर बोर्ड की मीनिंग बताई हुई है। उसके बाद अ पर्सन, अच्छा ये भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट कब आया था? 1924 के अंदर आया था। A person appointed as a commissioner in Inland Revenue under section 29, under section 29 would be inspector inland revenue, commissioner, chief commissioner, in none of these। सेक्शन 29 जो है ना, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल एक्साइज ऑफिसर एंड द डेलीगेशन ऑफ पावर। तो क्या है हमारे पास? ये कमिश्नर अपॉइंट होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर inland revenue under section 29 would be the commissioner। Okay, dash means a person, dash means a person appointed by the manufacturer in और स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम एंड। अच्छा भाई, अगर ऐसा बंदा मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और आगे क्या करता है, चीजें क्या करता है, सेल कर रहा था, वो कौन कहलाता है? वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। उसके बाद ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है हमारे पास फाइल करने की? ड्यू डेट फर्निशिंग अ रिटर्न ऑफ सेक्शन अंडर सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 4। अच्छा, इसके अंदर ये अगर मैं बात करता था कहाँ पे, वो फाइल रिटर्न करने की, तो वो कौन सा हमारे पास? ये इसके अंदर सेक्शन नंबर 4 है। और 6 में कौन सा था? सेक्शन नंबर 26 था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का। 26 था रिटर्न फाइल करने का। ठीक है। अच्छा, इसमें ड्यू डेट क्या है हमारे पास? इसकी ड्यू डेट जो है हमारे पास वो है 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ।
ठीक है। उसके बाद फिर supply of dutiable goods made by the manufacturer other than the supply of goods which is exempt under section 16, अंडर सेक्शन 16 के तहत जो एग्जेम्प्ट करा दी गई है हमें गुड्स सेक्शन में 16 है कि चीज का एग्जेम्पशंस का, ठीक है। इट इज कॉल्ड ड्यूटेबल गुड्स, ड्यूटेबल गुड्स एंड ड्यूटेबल गुड्स एंड सर्विसेज, या ड्यूटेबल गुड्स सप्लाई ऑफ other than बोला सर, supply of dutiable goods made by manufacturer other than supply of goods which is exempt under section 16 of this act called the dutiable goods, dutiable supply services या goods and services। तो कौन सी चीज कहलाएगी वो ड्यूटेबल सप्लाईज कहलाएगी। good levied good liable to excise duty under the act as specified in the first schedule, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में किसको स्पेसिफाइड किया गया है हमारे पास, हमने अभी भी पढ़ा था इसको। एंड इंक्लूड द गुड मैन्युफैक्चर और द प्रोड्यूस इन द नॉन टैरिफ एरिया, अच्छा नॉन टैरिफ एरिया में प्रोड्यूस की गई एंड ब्रॉट इनटू यूज एंड द कंजप्शन टू टैरिफ एरिया इज कॉल्ड द इज कॉल्ड द इज कॉल्ड द सप्लाई गुड ड्यूटेबल गुड्स और ड्यूटेबल सप्लाईज। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 11, 11 का आ रहा है ए। बी क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ड्यूटेबल गुड्स होगा ना इसका। ये लिखा है गुड लेविड liable to excise duty under this act as specified in the first schedule and include goods manufactured or produced in non-tariff area or brought into use for the consumption of tariff area is called the, ये बोल रहा है गुड्स, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल कौन सा पढ़ा था, ड्यूटेबल गुड्स का पढ़ा था ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है तो इसको हम ड्यूटेबल गुड्स ही लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल किसका है, फर्स्ट शेड्यूल इसी का चीज का है। तो एक सेकंड रुक जाओ बोले। वो एक्सेसिबल वो लिखा हुआ है गुड्स और यहाँ ड्यूटेबल गुड्स ही बोलो इसको। तो इसके बाद काइबोर स्टैंड फॉर, काइबोर स्टैंड फॉर कराची इंटरनेट बैंक नहीं, कराची इंटरनेशनल बैंक ना, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट या कराची इंटर बैंकिंग ऑफर्ड रुपीज। तो ये क्या है हमारे पास, सी होगा कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, काइबोर। उसके बाद पर्सन हैज एन डेफिनेशन ऑफ फेडरल एक्साइज एक्ट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी एसोसिएशन ऑफ एओपी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट एज पर द एफईडी। कौन सा बंदा नहीं कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, डज नॉट इंक्लूड, अच्छा सॉरी एफईडी तो पाकिस्तान में लग रही थी, कौन सा है, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं होगा या फेडरल गवर्नमेंट में, दोनों में एक जैसा समझ रहा था। तो क्या है हमारे फेडरल फॉरेन गवर्नमेंट क्या है, पार्ट नहीं है एज पर पर्सन इन 2005। जैसे फॉरेन गवर्नमेंट जो है पार्ट है कहाँ पे, सेल्स टैक्स के अंदर पार्ट है पर्सन की डेफिनेशन का, वो सेल्स टैक्स बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स का पार्ट है फॉरेन गवर्नमेंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरर डज नॉट include a person manufacturer does not includes a person employed higher level in the production and manufacture, a person who operates services sector and engage in labor for that purpose, any person who operates services sector and engage labor for that purpose। मैन्युफैक्चर डज नॉट इंक्लूड क्योंकि ये भी इंक्लूड कर रहा है कि एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और related to computation of the manufactured product, any person who employ hired labor and production in the manufacturing goods, or any person who engage in the production or services or manufacture of goods on his own accounts, it such use
गुड्स आर इंटेंडेड टू फॉर सेल। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास मेन वाला पीछे वाला मेन मैन्युफैक्चर डेफिनेशन फॉलो नहीं करता। ओके, educating authority means any authority competent to pass any order or the decision under this act or rule made there but does not include both appellate tribunal या both A and B। तो हमने पढ़ा कि एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन सी बंदा नहीं कहलाता जो पास करे ऑर्डर लेकिन वो कौन से बंदे नहीं हो, बोर्ड नहीं हो और एपलेट ट्राइब्यूनल नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी है, 15 का सी। एडजस्टमेंट मीन्स डेश ऑफ द अमाउंट ड्यूटी पेड ऑन द गुड्स विच इज, अच्छा, तो adjustment means dash of the amount duty paid on the goods used in the manufacture or production of the other goods from the amount of duty payable or such other goods in the prescribed manner। तो adjustment means deduction of the amount of duty paid। ठीक है, जो आपने पे किया उसको डिडक्ट कर रहे हो। आपने चार्ज किया आउटपुट टैक्स, आपने चार्ज किया आउटपुट टैक्स 100 रुपीज का, आपने जो इनपुट टैक्स पे किया तो क्या कर रहे हो? डिडक्ट कर रहे हो। तो कितने का? लेट से 50 रुपए का आपने माइनस किया, 50 आप क्या कर दोगे? 60 कर दो तो 40 पे क्या करोगे आप? एफडीआर को पे करोगे। आफ्टरवर्ड 17 पे हम आते हैं। द बोर्ड में और नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाइड द गुड्स और द सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेश shall be issued electronically and prescribe the manner and procedure। The board may specify the goods and services in respect of which a dish shall the board may specify in the official gazette to specify in respect of which shall be issued electronically। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करना है? इशू करना है। तो क्या होगा? सेल्स इनवॉइस। बोर्ड को किसने बताया हुआ? सेक्शन नंबर, बोर्ड को बताया हुआ है सेक्शन नंबर 3 में बताया हुआ है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर। फेडरल एक्साइज एक्ट के सेक्शन नंबर 3 ने बताया हुआ है क्या चीज हमें? बोर्ड की डेफिनेशन। फिर तीसरा हमारे पास है डेश मीन्स द एन ऑफिसर ऑफ फेडरल एक्साइज नोटिफाइड एज द कलेक्टर ऑफ फेडरल एक्साइज अंडर दिस एक्ट। कलेक्टर, कमिश्नर, डायरेक्टर या नन। तो क्या इसका? द डेश मीन्स एन ऑफिसर ऑफ कलेक्टर ऑफ फेडरल, तो क्या होगा? कलेक्टर हो। कलेक्टर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ एफईडी notified as the collector of federal excise act under this act। Conveyance means any means of transport used for carrying dash goods dash such as vessel, aircraft, vehicle or animals etc। तो क्या होगा इसका? Conveyance means any means of transport used for the carrying goods and passenger such as vessel, aircraft, vehicle या animal। क्या होगा इसका? नहीं ना, गुड्स भी है यहाँ पे, पैसेंजर भी है, लेकिन गुड्स और पैसेंजर दोनों लिखा हुआ था यहाँ पे। क्या ऑल ऑफ दिस नहीं लगेगा? यहाँ पे सी लगेगा। गुड्स पैसेंजर की बात कन्वेंस के मुताबिक वो जो डेफिनेशन के ऊपर उसमें दोनों है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं दोनों में इसने देखो और लगा दिया इसने, तो ये ऑल ऑफ दिस नहीं कर सकते। और का मतलब कि दोनों में से कोई एक। हाँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो दोनों भी हो सकते हैं। सेट है। अच्छा, डिफॉल्ट सरचार्ज मींस लेविड। ये क्या बताया हुआ है मुझे? सेक्शन नंबर 4 में बताया हुआ है, 6 में बताया हुआ है, 7 में बताया हुआ है, 8 में बताया हुआ है। डिफॉल्ट सरचार्ज बताया एफईडी में 8 में हम्म 8 में बताया, सेक्शन 8 में एफईडी में। पक्की बात है। सेक्शन नंबर 8 में बताया मुझे हाँ एफईडी के अंदर, सेक्शन नंबर 34 में बताया मुझे किसके बारे में? सेल्स टैक्स के अंदर डिफॉल्ट सरचार्ज के बारे में। तो डिफॉल्ट सरचार्ज मींस सरचार्ज लेविड अंडर सेक्शन 8। डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ डिश इन और स्पेसिफाइड एरिया। तो क्या होगा इसका? मैन्युफैक्चरर क्या करता है? अपॉइंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ड्यू डेट इन रिलेशन टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 4। अच्छा, रिटर्न फाइल करने की इसका नाम क्या है? इसका फाइलिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन नंबर 4 का। ये कब है हमारे पास? 15 तारीख है, 15 डे ऑफ फॉलोइंग डे। ड्यूटेबल गुड्स ड्यूटेबल अंडर सेक्शन, अच्छा, इन फर्स्ट शेड्यूल एक्सेप्ट द सॉरी ड्यूटेबल गुड्स all excisable goods specified in first schedule except those goods which are exempt under section। कौन से गुड्स में क्या exempt वो exempt करा दिए गए हैं?
तो क्या है हमारे पास सेक्शन नंबर 16 था एग्जाम गुड्स का। सेक्शन नंबर 16 किसका है, एग्जाम, वो एग्जाम गुड्स का है। और सेक्शन नंबर, ये अगर एफईडी के अंदर बात करूँ तो एफईडी के अंदर वो सेल्स टैक्स में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13 है एग्जाम्पशंस का। सही 16। उसके बाद ड्यूटेबल सप्लाई मींस a supply of durable goods made by a manufacturer other than a supply of goods which is dash under section 16। तो कौन सेक्शन 16 कहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पशन पे लिखा हुआ है सेक्शन 16, exemption under section 16। durable goods specified in dash except schedule except those which are exempt from section। अच्छा तो कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, फर्स्ट में लिखा हुआ है ड्यूटेबल सर्विस का चार्जेस वगैरह का जो एक्सेसिबल कर रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद ड्यूटी मींस एनी सम पेबल अंडर द duty means that some provision to rule or made there and include the any default surcharge and the duty chargeable at the rate of dash percent 0, 1, 2 or 3। duty means any sum payable under the provision of this act, the rules made there under the include the default surcharge and the duty chargeable at the rate of 3%, 0%, 27 का क्या है 0%। कि ड्यूटी लगाई जाए भले वो 0% ही क्यों ना हो, लेकिन वो ड्यूटी कहलाएगी। ओके, duty means duty in respect of supplies made or services provided or rendered a month and shall be paid at the time of dash। filing या filling, फाइलिंग या रिटर्न। filing of a return, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सेक्शन नंबर 4 है एफईडी के अंदर। और सेक्शन नंबर 26 कहाँ पे है हमारे पास, सेल्स टैक्स के अंदर। रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन 4 है और सेल्स टैक्स में 26 है ना। अच्छा स्पेलिंग चेक कर लेना, यहाँ FILING लिखा हुआ है, ऊपर FILLING लिखा हुआ है, तो FILING होगा, नहीं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद establishment means undertaking, firm, company, so means all of these। establishment means undertaking, firm or company। officer of Inland Revenue means any person appointed by the board or officer of Inland Revenue under section 729। अंडर सेक्शन 29 वो कौन सा होगा हमारे पास, बोर्ड होगा, चेयरमैन होगा, या बोथ एंड भी होगा, या नन होगा। तो कौन सा बंदा होता है जो अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड और फेडरल गवर्नमेंट, कमिश्नर। ठीक है, सेक्शन 29 के तहत कौन लिया जाता है, कमिश्नर को पावर दी जाती है, कमिश्नर। उसके बाद कमिश्नर, सही है कमिश्नर। उसके बाद फिर लिखा हमारे पास कि फ्रेंचाइज मींस एनी अथॉरिटी गिवन अप 31 पे आ गए ना। तो अच्छा इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा, वो 30 का क्या होगा, डी होगा। 30 का डी है नहीं है, अच्छा अब किसको पॉइंट करते हैं, कमिश्नर को पॉइंट करते हैं। तो ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मींस एनी पर्सन बोर्ड, और बोर्ड तो बता दिया आपने, सही है। और द एनी पर्सन इंक्लूडिंग द ऑफिसर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट इन्वेस्टेड बाय द देश विद एनी ऑफ द पावर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड, लेकिन ऊपर ही पड़ा है शायद। A person appointed commissioner in revenue under section 29। अच्छा ये कुछ और बोल रहा था,
29 के तहत कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द OIR ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 29 any person included an officer of provisional government invested by the board chairman within any of the powers of an officer of inland revenue under this act. बोर्ड होगा। बोर्ड होगा इसका, ठीक है। लेकिन अपॉइंट किसको करते हैं, वो कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद franchise means any authority given a franchisor under which the franchise is contractually or the otherwise granted any right to produce, manufacture, sale or trade या डी। ऑल मिलते हैं सारे डी। सबको मिल सकता है तो ऑल ऑफ दीज। उनके लेबल पे उनके नाम पे मतलब ये चीजें प्रोड्यूस करते थे वे सेल करते। बिल्कुल। उसके बाद क्या है, गुड्स मींस गुड्स लायबल टू एक्साइज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। गुड्स इंक्लूड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन नॉन टैरिफ एरिया एंड ब्रॉट इनटू यूज फॉर द कंजम्पशन टू डैश एरिया, टैरिफ एरिया, टैरिफ एरिया। अच्छा। Dash include fire, marine, theft, accident and other such miscellaneous insurance. So good insurance. Kaibor means the interbank offered rate prevalent on the day of the each quarter of the financial year. First day. क्या होगा इसका? First day of each quarter of the financial year. First day of each quarter of financial year. Manufacture means any process incidental or ancillary to the completion of the manufactured product, any process of remanufacture, remaking, reconditioning of packing, repacking or such products. So both A and B. Non-fund bank service. Bank service include all dash-based services. Non-fund Non-interest is non-interest wale. Non-fund banking service include all non-interest. उसके बाद 37 पे आते हैं। Dash means Jammu Kashmir and northern areas and such other territory or other areas to be which act does not apply. Non-tariff, non-tax या non-custom. Non-tariff area. Non-tariff area. 38 पे आते हैं। Dash includes a company or an association of company। किस में आता है ये? पर्सन के डेफिनेशन फॉलो कर रहा होता है। हाँ, पर्सन कौन कौन से होते हैं एफईडी के लिहाज से? कंपनी होती है, एओपी होती है, इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है या एफबीआर होती है, ठीक है। वो एफबीआर वाला फेडरल गवर्नमेंट होती है। उसके बाद द रजिस्टर्ड पर्सन a person who is registered is required to be registered under this act, provided that a person who is not registered but is required to be registered shall not be entitled to any benefit or privilege under this act and rules made there under unless he is registered, and such benefit or privilege and unless allowed by the board shall be conformed to dash of registration, period, process, procedure या D, none of these. So shall be the privilege shall be the confined to period of registration. उसके बाद sales and purchases with the grammatical variation of the cognate expression means that any transfer of possession of dash or rendering providing services goods. 41 Dash means a manner of collection and the payment of sales tax act 1990। तो ये हमारा शेड्यूल कौन सा है सेल्स टैक्स मोड का? ये हमारा शेड्यूल है, हमारे पास सेकंड शेड्यूल, सेकंड, ठीक है। उसके बाद तो इसको पढ़ लो भले पूरा, ये काम आ जाए। एंड रूल्स मेड अंडर ड्यूटीज ऑफ excise chargeable under this act is specified to be collected and paid at such duties where tax chargeable under section 3 of said act कोई बात नहीं की है।
उसके बाद हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, फिर लिखा हुआ है सर्विस मीन्स सर्विसेज facilities and utilities liable to exercise duties under this act or specified in first schedule. Read with chapter number 92, 98, 99 of the Pakistan custom and tariff include service facilities utilities. तो इसका क्या है हमारे पास, इसका 42 का हमारे पास आ रहा है बी। तो सर्विस से रिलेट जो चैप्टर है वो कौन सा रिलेट करता है, 98 डील करता है, किसका 98 डील करता है, with chapter 98 of the Pakistan custom tariff including service facility utilities से। आफ्टरवर्ड्स सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई में क्या चीज इंक्लूड होती है, सेल्स, लीज, डिस्पोजिशन या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होता है इसमें, सप्लाई के अंदर सेल्स भी होती है, लीज भी होती है, डिस्पोजिशन भी होती है और ऑल ऑफ दीज भी होता है। होलसेलर डीलर means a person who buys or sells। तो ये एजेंट होता है, ओनर होता है, डीलर होता है, क्या होता है। तो एक होलसेलर डीलर जो होता है वो एजेंट होता है, जो क्या करता है, होलसेल वो तो पर्पल ट्रेड और मैन्युफैक्चर इंक्लूड अ ब्रोकर कमीशन, वो कमीशन भी ले रहा होता है, कमीशन एजेंट वगैरह की तरह भी काम कर रहा होता है। तो क्या होगा, एजेंट बिलोंगिंग टू अदर एज द एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स। सही। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।